हाय गाइज, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप का डिफिनेशन बताया था और पार्टनरशिप का टाइप बताया था कि कितने टाइप के पार्टनरशिप हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, पार्टनरशिप की क्या विशेषताएं होती है, उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है। उसी को हम इंग्लिश में फीचर्स भी बोल सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म की क्या विशेषताएं हैं। पहला नंबर कि एटलीस्ट टू पर्सन, मतलब कम से कम दो व्यक्ति एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब आप कहोगे कि सर अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक के बारे में एक लंबा इतिहास है। वैसे मैं अभी आपको बता दूं कि अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि आखिर है क्या, होता क्या है। तो मैं आपको इस चीज के बारे में सारा कंफ्यूजन आज दूर कर दूं। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ये नहीं बताया गया कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है। ये आपको भारतीय कंपनी अधिनियम में बताया गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है। अब सबसे पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में बना था। तो 1956 में साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया था कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होगी। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होगी। लेकिन कोई बैंकिंग बिजनेस अगर साझेदारी के रूप में कार्यरत है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होगी। भारतीय कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में बताया गया था कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होगी, लेकिन अगर बैंकिंग बिजनेस साझेदारी के रूप में कार्यरत है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 होगी। ऐसे ही चलता गया। फिर आगे जाकर के कंपनीज एक्ट में 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में फिर से कंपनी अधिनियम में कुछ चेंज आया, कुछ अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में बताया गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में जो भी पार्टनरशिप बिजनेस इन्वॉल्व होगा उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 होगी। पहले 1956 में बताया गया था कि 20 होगी, अब बताया गया कि 100 होगी। लेकिन 2013 में जो 100 बताया गया उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर बैंकिंग बिजनेस हो तो कितनी होगी। तो अगर नहीं बताया गया तो उसमें भी 100 होगी। उसके जस्ट एक साल बाद फिर 2014 में और अमेंडमेंट आ गया कि नहीं, अब साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 नहीं होगी। अब कितनी होगी? तो अब साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। यहाँ पे भी बैंकिंग बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो कुछ नहीं बोला गया मतलब क्या कि अगर बैंकिंग बिजनेस भी साझेदारी के रूप में कार्यरत है तो वहां भी साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। अब आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर एग्जाम में अगर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे कि 100 लिखेंगे तो 50 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे छात्रों, आप जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जवाब देंगे। और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2014 में आया है और 2014 में बताया गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होगी। तो अब कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो आप निश्चिंत होकर के 50 लिख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। तो पहला क्या था कि एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है और अधिक से अधिक 50 हो सकती है। दूसरा फीचर्स क्या है? एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहने का मतलब अनुबंध, समझौता, संलेख। तो साझेदारी बिजनेस को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट का होना
जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जिसको लेकर के बाद में कुछ झगड़ा हो सकती है सॉरी। तो उस झगड़ा से निपटने के लिए एक एग्रीमेंट को बनाया जाता है। अब एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग कि एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एग्रीमेंट कैसा होगा। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन कहने का मतलब कि लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? लिखित भी और मौखिक भी। मौखिक कहाँ पे होता है कि मान लीजिए हम और आप मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी समझ है, तो हम मौखिक भी अनुबंध बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो वहां पे वो लोग लिखित बना लेते हैं ताकि बाद में अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से उसका फैसला दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा क्या माना जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि अच्छा लिखित अनुबंध को ही समझा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अनुबंध लिखित होना चाहिए। अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन अच्छा लिखित को माना जाता है। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि साझेदारी अनुबंध कैसा हो सकता है, ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी लिखित या मौखिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मानोगे? ऑप्शन सी लिखित या मौखिक, क्योंकि साझेदारी अनुबंध दोनों हो सकता है। आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा आता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस का होना, एक कारोबार का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने ये विचार लिया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप मान लिए कि हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का कुछ अता पता नहीं है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे में पार्टनरशिप नहीं बन सकता है। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक बिजनेस का होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना बिजनेस के पार्टनरशिप बिजनेस हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस का होना जरूरी है। अब बात आती है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस लीगल होना चाहिए। लीगल कहने का मतलब कि वैधानिक, लीगल वैधानिक होना चाहिए। लीगल कहने का मतलब कि पार्टनरशिप में आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जो लीगल नहीं माना जाता है, जो इलीगल है वैसा बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक्ट के द्वारा उसको बोला गया कि आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको निगेटिव लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो उस बिजनेस को आप लीगल मानते हैं। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार वाले बच्चे जो होंगे वो इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बिहार में शराब बंद है, गवर्नमेंट ने बिहार में शराब बंद कर रखा है, और अब आप चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम एक बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें शराब बेचे, शराब का दुकान खोले, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार में शराब के बिजनेस को लीगल नहीं माना जा रहा है। बिहार में शराब बेचना अपराध है, दंडनीय अपराध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीगल नहीं है, इलीगल है। तो आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो लीगल है, जैसे पेन, कॉपी, बहुत सारी चीज आप बेच सकते हैं, लेकिन शराब इलीगल है तो आप शराब नहीं बेच सकते हैं। यही चीज अगर दिल्ली वालों के लिए हो या फिर मुंबई वाले बच्चे हो, तो वहां पे शराब का अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप के तौर पे, तो वहां पे आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार इस चीज को बंद नहीं कर रखी है, तो वहां पे लीगल है, बट बिहार में इलीगल है। तो आप ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करें जो लीगल माना जाता है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है ओनर एंड एजेंट। साझेदारों के बीच में और साझेदारी फर्म के बीच में ओनर और एजेंट का संबंध होता है। जैसे ये दोनों ए और बी साझेदार है और ए बी बिजनेस का नाम है, ए और बी साझेदार है और ए बी बिजनेस का नाम है। तो क्या है कि ए बी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका मालिक कौन? तो उसका मालिक ए और बी का मालिक है उसका। तो क्या हुआ कि ए और बी उसका मालिक है। अब एजेंट इस ए और बी के लिए काम कौन कर रहा है? साझेदार कर रहा है। तो किस तौर पे कर रहा है? एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। बी भी किस तौर पे काम कर रहा है? एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि साझेदारी फर्म और साझेदारों के बीच में मालिक और एजेंट
दोनों का संबंध होता है। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब 5वां पॉइंट है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के परिभाषा में बोला गया था कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सभी पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। तो बिजनेस चलाते चलाते जब आप अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उस टाइम में आपको पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर लॉस हो रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि शेयर कैसे करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उस एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा कि आप कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे। जैसे ए और बी है तो प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। मान लीजिए बिजनेस को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों 10,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटेगा। तो ए को कितना मिलेगा, उसमें से 6,000, और बी को मिलेगा कितना, 4,000। तो इस रेशियो में दोनों इस प्रॉफिट को आपस में बांट लेगा। समझ गए? तो क्या हुआ कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, उस प्रॉफिट और लॉस को आप शेयर करने के लिए एग्री हो जाए। यही चीज एग्रीमेंट में भी लिखा होता है। तो आई थिंक कि ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है लास्ट और इम्पोर्टेंट कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब असीमित दायित्व। अब असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से समझे। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस में पार्टनरशिप में जो भी साझेदार है वो आपस में मिलकर के बांट लेंगे। जो भी रेशियो गिवन होगा आपस में उस रेशियो में बांट लेंगे। अगर मान लीजिए कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, जैसे ए और बी मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए, दोनों ने 1-1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया स्टार्टिंग में, दोनों ने 1-1 लाख रुपए का कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। जब प्रॉफिट होता था तो दोनों आपस में बांट लेते थे। एक ऐसा समय आया कि 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब क्या होगा, एक और एक 2 लाख रुपया तो कैपिटल से एडजस्ट हो सकता है, 2 लाख रुपया कैपिटल से एडजस्ट हो सकता है। क्यों? 2 लाख रुपया कैपिटल से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 1 लाख जो बच जाएगा वो कहां से एडजस्ट होगा। तो जब प्रॉफिट या कैपिटल से ज्यादा लॉस हो जाए तो क्या होगा कि पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से बेच करके उस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कैपिटल से ज्यादा पेमेंट, कैपिटल 2 लाख का है और लॉस 3 लाख रुपया हो रहा है, तो 1 लाख जो बच जाएगा वो पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि अपना जमीन बेच करके या फिर लोन लेकर के आप कहीं से भी दे, लेकिन आपको देना होगा, उसी को बोलते हैं असीमित दायित्व। दूसरा, अगर सीमित दायित्व की बात आए तो सीमित दायित्व में क्या होता कि अगर मान लीजिए उसमें लिखा रहता कि 2 लाख तक ही दोनों पार्टनर लॉस का भरपाई करेंगे, तो दोनों 1-1 लाख रुपया लगाकर दोनों अपने लॉस का भरपाई करते। लेकिन जब यहाँ पे क्या है, फीचर असीमित दायित्व है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, चाहे जितना भी लॉस हो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से बेच करके मतलब भरेगा, पेमेंट करेगा। आई होप कि आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे पॉइंट अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको वहां पे जवाब दे दिया जाएगा। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।